जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार सारथी में। आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जिंदाबाद होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। टॉपिक शुरू करने से पहले एक चीज़ ध्यान करते हैं कि हमने पिछले टॉपिक में क्या पढ़ा था। आप लोग शायद रिवाइजन करके आए होंगे, अच्छी बात है। अगर रिविजन करके आए तो अच्छी बात है, नहीं करके आए तो पहले आप लोग जाइए, पहले वो क्लास कीजिए, उसके बाद आप लोग इस क्लास पे आइए। अगर हाँ आप दोनों एक साथ करना चाहते हैं तो दोनों कर सकते हैं। उसको पहले कर ले फिर उसको कर ले, पर उसको पहले करें तब इसको करें तो अच्छा रहेगा। तो हम पहले बात कर लेते हैं हमने पिछला क्लास में किया क्या था। पहले वो रिवीजन करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहली क्लास में हमने क्या कहा था कि इतिहास कैसे 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 उसका परिचय बताया था, इतिहास कैसे बना, कैसे इसका विकास हुआ, कैसे आगे बढ़ा, है ना। तो हमने क्या कहा था कि इतिहास को इतिहासकारों ने कितने भागों में डिवाइड किया है। इतिहास को इतिहासकारों ने 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अब प्राचीन हमने कहा था कि पहले हम प्राचीन इतिहास को पढ़ेंगे, उसके बाद मध्यकालीन को, उसके बाद और आधुनिक इतिहास को। तो हमने प्राचीन इतिहास में क्या पढ़ा था कि प्राचीन इतिहास में भी 3 भागों को डिवाइड किया गया है। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल में क्या था, अर्ध ऐतिहासिक काल में क्या था और ऐतिहासिक काल में क्या था। तो प्रागैतिहासिक काल में क्या था कि प्रागैतिहासिक काल में ना तो कोई साक्ष्य मिले साक्ष्य मिले पर उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। तो इसमें ना तो कोई साक्ष्य मिले और ना पढ़ा जा सका। अर्ध ऐतिहासिक काल में क्या था कि हमें साक्ष्य तो मिले हैं पर उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। जैसे कि हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में हमें साक्ष्य मिले हैं, उसकी लिपि भी मिली है। उसकी लिपि कौन सी है, भाव चित्रात्मक लिपि है। उसे हम समझ नहीं सकते, उसे अभी तक पढ़ा ही नहीं गया है। जब से वो मिली है तब से अभी तक पढ़ा ही नहीं गया उसे। तो उसे कहते हैं भाव चित्रात्मक लिपि, क्रिप्टोग्राफी उसे कहा जाता है। और फिर आती है एक और बात आती है वैदिक। इसी के अंदर वैदिक होते हैं। वैदिक काल हो गया, वैदिक काल को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया। उत्तर वैदिक काल, वैदिक सभ्यता, इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया था। अब इनका भी एक काल था कि 1500 से 1000 बीसी और 1000 से 600 बीसी तक डिवाइड किया गया था इन दोनों को। उसके बाद आते हैं हम ऐतिहासिक काल पे। ऐतिहासिक काल में जैसे हम प्रूफ दे सकते हैं कि ऐतिहासिक काल में इसके दोनों तरीके से बोल सकते हैं, इसके साक्ष्य भी मिले और इसके प्रूफ प्रूफ भी हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि मुगलों का आगमन, है ना। और जैसे बोल सकते हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म, और कह सकते हैं कि सिकंदर 326 बीसी में भारत आया, ये इसके आगमन के प्रूफ वगैरह हैं, जिससे हम कह सकते हैं इसके साक्ष्य भी हैं और वो भी हैं। तो ऐसे हम रिवीजन कर लिया अब इस टॉपिक का। अब हम आते हैं मानव विकास पे। मानव विकास भी हमने पढ़ा था कि मानव विकास क्या है। अब जानते हैं कि मानव विकास क्या है। हमने कहा था कि मानव विकास के 5-6 प्रोसेस थे। पहले एक एक विकास करके मानव आगे बढ़ा था, जैसे हमने नाम बताए थे सारे, है ना। उसके बाद हमने गया था मानव सिद्धांत, मानव विकास सिद्धांत। ये किसने दिया था, तो चार्ल्स। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम करते हैं आज का काम। आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम करने वाले हैं पूरा पाषाण काल के बारे में, मतलब पाषाण काल के बारे में पढ़ने वाले हैं। पाषाण काल कितने भागों में डिवाइड है, क्योंकि जो आपने ऐतिहासिक प्राग ऐतिहासिक काल का भाग पढ़ा था उसके अंदर भी ये आते थे। तो इसके अंदर ये है और फिर इसको हम खत्म करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं आज क्या है इसके अंदर। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना काम, पूरा पाषाण काल। अच्छा, पूरा पाषाण काल क्या होता है, पता है आपको पूरा पाषाण क्या क्या होता है? अगर हाँ अच्छी अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो हम बताते हैं। पूरा पाषाण काल मतलब जो पत्थरों का समय था, जब लोग, जैसे होते ना कि हम लोग तो अभी अभी औजार क्या यूज़ करते हैं, जैसे मान लो हम चाकू यूज़ करते हैं, बंदूक तलवार वगैरह यूज़ करते हैं। पहले लोग क्या है, पहले ये नहीं यूज थे, पहले यूज नहीं थे। पहले लोग क्या है, पत्थरों का प्रयोग करते थे। पाषाण काल मतलब पत्थरों का युग बोल सकते हैं। तो उसे कहते हैं पूरा पाषाण काल, पुराना और पत्थरों का युग। तो इसलिए पत्थरों को बोलते हैं पाषाण और पूरा पाषाण, तो इसे कहते हैं पूरा पाषाण काल। अब ये बात आती है पूरा पाषाण काल का सिद्धांत किसने दिया, किसने कहा, किसने इसको डिवाइड किया। तो आती है बात, ये थे सर थॉमसन। इसने इस काल को 3 भागों में डिवाइड किया था। इसने इस काल को 3 भागों में बांटा। ये 3 भाग कौन से थे, पहला था पूरा पाषाण काल, दूसरा था अर्ध पाषाण काल, तीसरा था नव पाषाण काल। अब अब हम पहले एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। पूरा पाषाण काल में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या चीज़ें मिले, वो कैसे कैसे जीवन यापन करते थे।
फिर पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल में लोगों ने अपना जीवन यापन कैसे कैसे शुरू किया, वो किस विकास तक गए, कहाँ तक बढ़े। और नव पाषाण काल में वो हम और भी अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छी तरीके। तो आते हैं अभी पुरा पाषाण काल के बारे में। पुरा पाषाण काल का सबसे पहले अध्ययन, पुरा पाषाण काल का सबसे पहले अध्ययन किसने किया, ये आ जाती है बात। तो पुरा पाषाण काल और प्रागैतिहासिक काल, इसके एक ही लोग हैं, एक ही व्यक्ति है जिसने, रॉबर्ट अब्रेस सूट, इन्होंने 1883 को किया था, इसका अध्ययन किया। और इन्होंने 1883 को एक प्रागैतिहासिक काल का, इन्हें पापा भी कहा जाता है, प्रागैतिहासिक काल का पापा, प्रागैतिहासिक काल का। ओके, पुरा पाषाण काल। अब हम जानते थोड़ा पुरा पाषाण काल के बारे में। पुरा पाषाण काल में है क्या क्या। तो पुरा पाषाण काल में पहले पेबुल उपकरण, प्राबुल उपकरण का उपयोग किया जाता है। मतलब एक तरह का पत्थर होता है, जैसे बोलते हैं ना कि पत्थर बिल्कुल नुकीला टाइप का, उसको मारने के लिए उपयोग किया जाता था, शिकार करने के लिए। तो आते हैं शिकार का अल्प ज्ञान, मतलब शिकार का उन्हें अच्छे से ज़्यादा ज्ञान नहीं था, नॉर्मल ज्ञान था कि हाँ शिकार करते हैं और ऐसे ऐसे मारते हैं खा के। वो पहले क्या होता था, वो लोग खाते हुए थे शिकार को। तो अभी देखो सीधी सी बात है, उस समय खेती बाड़ी तो होती नहीं थी, तो जाहिर सी बात है वो लोग क्या करते होंगे कि किसी न किसी जानवर को मारते होंगे, खा लेते होंगे। अब बात आती है कि उनके दिमाग में ये चीज़ आई कैसे कि इस जानवर को मारेंगे फिर खाएंगे। जाहिर सी बात है, हम इंसान है भाई, हमारे दिमाग में भी चलता है। तो उनके दिमाग में कुछ चीज़ आई होगी, कभी गए होंगे किसी जंगल में, तो हो सकता है कोई कुछ फेंक के मारा हो किसी ने, जैसे कोई होता है ना कि एक ग्रुप में बैठे होंगे 2-3 लोग, तो एक ने पत्थर ले रखा होगा नुकीला टाइप का था वो, तो उसने फेंक के मारा जानवर के, और वो लगा जानवर के सर पे, जानवर गया मर। तो उससे उनको 2 चीज़ मिली। पहली, उसने कहा ये मर गया, इसका क्या उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने सोचा चलो इसको खाते हैं, तो उसका शिकार भी किया उन्होंने, शिकार किया, खाने के लिए भी किया, प्लस जो पत्थर फेंक के मारा था वो था नुकीला। तो उन्होंने कहा ये तो कुछ काम आ रहा है। तो उन्होंने कहा किस काम आ रहा है, मतलब फेंक के मारते हैं जानवर मर जाता है, तो हाँ उन्होंने कहा कि चलो खाने का काम आता है, मतलब शिकार करने का काम आता है। तो उन्होंने उसको अभी वो शिकार करने के यूज़ ले लिया उस पत्थर को। तो वो पत्थर कुछ इस टाइप का होता है, जैसे नकीला हो गया ना, ये इस टाइप का, कुछ इस टाइप का होगा, इस टाइप का होगा, अलग अलग तरीके के पत्थर होते थे नकीले, है ना। तो इस तरीके उन्होंने मारा, खाया, उड़ गए। अब आती है बात कच्चा मांस, वो कच्चा मांस ही खाते थे भाई, जाहिर सी बात है उस समय क्या बोलते हैं, आगे का विकास तो हुआ नहीं था, आग का विकास हुआ नहीं, तो क्या खाएंगे, कच्चा ही माल खाएंगे। अब भाई उबाल के तो खा नहीं सकते ना, पर इससे उनको नुकसान भी होता था, उनका शरीर जो होती चर्बी होती थी और बढ़ती थी, उनका जो लीवर, ये प्रॉब्लम उनको अंदर से शुरू हो जाती थी, बीमारियाँ बहुत सारी उत्पन्न हो जाती थी उनके अंदर, है ना। अब आते हैं, अब जानते हैं, फिर उन्होंने धीरे धीरे आगे बढ़े, जब धीरे धीरे आगे बढ़े फिर उन्होंने आग का निर्माण किया। आग का निर्माण भी बोल सकते, उन्होंने आग की खोज करी। खोज कैसे करी, अब जानते हैं कि खोज करने का कारण क्या था। जैसे मान लो अब हाँ बोल सकते हैं कि एक होगा कोई उत्पात सा आदमी जो बैठा होगा कहीं पत्थरों में, तो उसने ऐसे ऐसे मस्ती कर रहा होगा खेलते हुए, या फिर पत्थर फेंका होगा, पत्थर लगा जाके, पत्थर से पत्थर टकराया, आपको पता है पत्थर पत्थर से टकराएगा तो चिंगारी उठती है, चिंगारी उठी और वो चिंगारी लगी आग में, जंगल में, और जंगल खत्म, जल गया। कुछ तो जानवर जले, कुछ लोग भी जले। इससे उन्हें पता चले यार आग ही लगती है, इससे आगे लग जाती है। अब नाम, अब जाहिर सी बात है हम बोलते हैं नाम, आगे नाम किसने रखा, वो नाम कोई ना कोई कैसे भी कैसे रख देता है, जो नाम रख गया वो रख गया, इसका कोई ज़्यादा इशू नहीं है, वो तो है तो है। तो क्या हुआ फिर, जैसे मान लो जलाया उसने, वो जो पूरा जंगल देख फुक, एकदम फुक हो गया। अब बात आई, अब उन्होंने कहा यार जंगल में ऐसे आग, ये क्या हो गया, ये कैसे फुक हो गया, सारी चीज़ जल गई, काली काली हो गई, यार जानवर भी जल गए। अब उनसे 2 चीज़ यहाँ से और चीज़ होने आ गई उनको, क्या कि एक तो उन्हें पहले वो कच्चा मांस खाते थे, अब वो कच्चे की जगह पका मांस मिल गया उन्हें, प्लस उन्होंने आगे की खोज भी कर ली कि आग भी मिली। अब उन्हें आग से क्या क्या फ़ायदे हो गए, आग से फ़ायदे क्या हुए कि वो मांस पका के खा सकते हैं, प्लस रात में शिकार भी कर सकते हैं आगे लेके, और जानवरों से भी बच सकते हैं, प्लस सर्दियों में उनको फ़ायदा भी होता है कि सर्दी लगने से बच सकते थे वो। तो ये इसके फ़ायदे भी थे आग के उनके लिए। अब आती है कि आग के प्रमाण हमें कहाँ से मिले। आग सबसे पहले एकदम से हो नहीं होगी, एक ही जगह से एकदम से सब जगह पहुँच गई, पहले कहीं ना कहीं तो हुई होगी ना। तो हमें प्रमाण कहाँ से मिले हैं, जो बाकी तो जगह है पर हमें प्रमाण जहाँ से मिले वो मत, प्रमाण हमें मिले हैं चीन से। चीन के चाओ जू गोपी जैन
गुफा से। चीन के चाओजू गोपी जीवन गुफा से मिले हमें इसके प्रमाण। अब और उनका जीवन क्या था? जीवन अरिस्टर था, मतलब एक जगह रुकते नहीं थे वो लोग। क्या हुआ ना कि जैसे आग लग गई, अब जंगल खत्म, अब वो आगे जगाएंगे, या कोई वहाँ पे ज़्यादा शिकार कर रहे हैं, एक जगह पे ज़्यादा शिकार कर लिया जंगल में, अब जंगल में जानवर ही खत्म, या जानवर खत्म हो गए, कुछ जानवर दूसरी जगह भग गए, तब वो क्या भूखे थोड़ी ना मरेंगे। तो वो भी क्या करते थे, एक स्थान से दूसरा चले जाते थे। तो उनका जीवन अस्थिर था, एक स्थान पर ना खड़े होके, ना रुक के दूसरे स्थान पर पलायन करते रहना, ये था अस्थिर। खाना बदोश जिंदगी, खाना बदोश वही बोल सकते कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे, कभी ये कभी वो। तो आइए शुरू करते हैं उससे आगे का प्रोसेस। तो हमने कहाँ तक पढ़ चुके थे? खाना बदोश तक। तो अब खाना बदोश थे, उसके बाद उन्होंने चित्रकारी भी की, तो हमें चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। तो चित्रकारी के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले? चित्रकारी के साक्ष्य हमें भीमबेटका की गुफाओं से मिले। भीमबेटका की गुफाओं से मिले। ये कब मिले हमें? ये मिले हमें 1957 से 8 तक, 8 के बीच में मिले। खोजकर्ता कौन थे इसके? किसने इसे खोजा? तो खोजकर्ता थे बी एस बाड़काकर, बाड़काकर, बी एस बाड़काकर ने खोजा। ये कहाँ पर है? रायसेन की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? ये पहाड़ियाँ हैं रायसेन, सॉरी, भीमबेटका की पहाड़ियाँ रायसेन, रायसेन एमपी में, एमपी मतलब मध्य प्रदेश में स्थित है। रायसेन जिले के एमपी, एमपी के रायसेन जिले मध्य प्रदेश में स्थित है। ओके, अब बात आती है, अब हम जाते हैं आगे, प्रोसेस करते हैं। तो हमें ये सब मिला, और ये यूनेस्को में कब शामिल हुआ? भीमबेटका की गुफाएं यूनेस्को में कब शामिल हुई? ये ले लेते हैं, ये यूनेस्को में ये 2003 में शामिल हुई। ओके, इसे बोलते हैं यूनेस्को साइट। यूनेस्को साइट में ये 2003 में शामिल हुई। ओके, अब आते हैं आगे। अब जानते हैं हम पूरा पाषाण काल के बारे में थोड़ी। उनके प्रमुख स्थल जो अभी फिलहाल जो एग्जामों में पूछे जा रहे हैं, ज़्यादातर एग्जामों में ये पूछे जा रहे थे, खासकर दिल्ली पुलिस ये 2022 में भी आया था, सॉरी 2020 में जो एग्जाम हुआ था उसमें थोड़े पूछे गए थे। और अभी जो एसएससी सीजीएल का हुआ है उसमें भी पहली शिफ्ट में पूछा गया ये वाला प्रश्न, मतलब ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं जगह से, कि कौन कौन सी जगह से प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। तो आते हैं, कुछ जानते हैं प्रमुख स्थल के बारे में। पहला है, इधर से आ जाता हूँ, पहला प्रमुख स्थल है नेवास। नेवास कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। ओके, इनाम गांव, ये इनाम गांव कहाँ पे है? ये भी महाराष्ट्र में है। और अब आते हैं रेगुड़ा, रेगुनाथ, ये कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में है, एपी, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ये स्थान आप लोगों को याद रहना चाहिए कि पूरा पाषाण काल से संबंधित स्थल कौन कौन से हैं। नेवास हो गया, इनाम गांव हो गया, और रेगुनाथ। और ये कहाँ पे स्थित है? नेवास महाराष्ट्र में, इनाम गांव महाराष्ट्र में, और रेगुड़ आंध्र प्रदेश में, एपी। ओके, अब आते हैं आगे, बढ़ते हैं धीरे धीरे। आइए अब जानते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। मध्य पाषाण काल कौन सा? जो बीच का काल था। तो अब उसके बाद में अब आते हैं, चलिए अब आते हैं मध्य पाषाण काल पे। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल के बारे में थोड़ा जानते हैं कि उसमें क्या क्या हुआ, क्या क्या चीजें उन्होंने प्रयोग की, कैसे कैसे क्या क्या बनाया। तो मध्य पाषाण काल में सबसे पहले तीर कमान का प्रयोग किया। ओके, तीर कमान का प्रयोग किया। तीर कमान कैसे बनाया होगा, बात आती है कि तीर कमान तो आप लोग जानते हैं ना, गाँव में आप लोग जब छोटे थे, हम भी थे, मैं भी था, मस्ती करते थे। तो इसमें हम लोग क्या करते थे कि कोई लकड़ी ली, बाँधा धागे से, तब बन जाता था। पर उस समय रस्सी तो नहीं थी, धागा भी नहीं होगा, ज़ाहिर-सी बात है। तब वो लोग कैसे बनाते थे? उन लोगों का बनाया तरीका क्या था, जैसे कोई लकड़ी ली जो टेढ़ी हो सके, ली, और कोई जो पतली सी रस्सी से, ऐसा कोई पेड़ का वो होते है, तना होता होगा, या कोई डोरी निकलती पेड़ में से, तो वही ली होगी, तो उन्होंने बाँधा, उसको तीर कमान बनाया। अब तीर बनाए, तीर से मतलब क्या हो सकता, जैसे लकड़ी उन्हें लगी कि ये लकड़ी सीधी है,
हो सकती है। तो लकड़ी बनाई, लकड़ी में पत्थर किस मतलब पतला करके बिल्कुल बाँधा, वो उनका तीर बन गया। कमान उन्होंने ऐसे बनाई, तो इसको बोलते हैं तीर कमान उन्होंने इसे उसका प्रयोग किया। तो तीर कमान का प्रयोग किया। शिकार का पूर्व ज्ञान था उन्हें, शिकार का इस समय अच्छे से ज्ञान हो चुका था। शिकार के बारे में पूरा ज्ञान हो चुका था उन्हें, कि शिकार कैसे करना है, किस चीज़ इन्होंने टेक्निक भी अपनाई। शिकार करने की कुछ टेक्निक थी जिन्होंने अपनाई, जैसे चापरा, चॉपिंग, हैंड एक्स टेक्निक। तो ये सारी टेक्निक जो इन्होंने अपनाई, जिसे शिकार करने के लिए, जिससे शिकार आसानी से हो सके और इन्हें ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। तो आते हैं अब उन्हें अच्छा में इस काल में पशुपालन के साक्ष्य भी मिलते हैं, कि हाँ, पशुपालन का उस समय तो उन्होंने प्रयोग किया था। इस समय पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं कि हाँ, कहाँ-कहाँ से हुआ है, कैसे-कैसे हुआ है। तो जैसे आदमगढ़, आदमगढ़ एमपी से हमें पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, और बाजौर, बाजौर से हमें किसके साक्ष्य मिले हैं? कुत्ते। तो आते हैं तो पशुपालन का प्रयोग। तो पशुपालन उन्होंने कैसे-कैसे किया? तो पशुपालन सबसे पहले जानवर कौन-सा था? तो वो था कुत्ता, और इसके साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? बाजौर, राजस्थान से। इसमें कुत्ता हमारा सबसे पहले पालतू जानवर था। मतलब जानवर तो पहले भी थे पशुपालन, पर पालतू जिसको बनाया, जो मतलब मनुष्य के साथ रहा है, वो था कुत्ता, जो हमारा पालतू बन के रहा है, जिसे बाँध के रखा गया है। तो वो रहा था कुत्ता सबसे पहले। उसके बाद तो बहुत सारे बने हैं, जैसे आप लोग जानते हैं। तो उसके बाद और उन्होंने क्या किया? बर्तन बनाने सीखा। बर्तन बनाने का प्रयोग भी किया उन्होंने, बर्तन बनाना सीखा, बर्तन कैसे बनाए जाते हैं, ये। इसके साक्ष्य हमें कहाँ से मिले? तो अच्छा, ये बात एक बात है कि बर्तन किसके बनाए थे उन्होंने? बर्तन सबसे पहले किसके बनाए? लोहे के, चांदी के, सोने के, किसके? सबसे पहले बर्तन उन्होंने मिट्टी के बनाए। सबसे पहले बर्तन उन्होंने मिट्टी के बनाना शुरू किया, क्योंकि मिट्टी का कैसे बनाए होंगे आप? कैसे आता है ना कि मिट्टी के बर्तन कैसे बनाए होंगे? अब मिट्टी के बर्तन सभी मिट्टी से नहीं बन सकते। एक एक अच्छे प्रकार की मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है, जिससे बनती है मिट्टी, वो भी किसी विशेष जगह पे मिलती है ना? तब उन्होंने कैसे बनाए होंगे? अब उसका भी एक वो है, कि जैसे मान लो ये इन्होंने बनाया होगा, अब इनके में से कोई होगा समझदार व्यक्ति, जिसने कहा यार इससे भी मिट्टी से बर्तन बन सकते हैं। तो उसने क्या सोचा कि चलो जाते हैं, ये कहीं मिट्टी मिली होगी इसको, तो उसने कुछ ऐसे ही करने बैठ गया होगा, तो उससे कुछ बना, ये अच्छा बना, तो दिमाग ऐसे लगा-लगा के हम भी करते कभी-कभार, कुछ चीज़ बन जाती है अच्छे से। तो ऐसे ही इन्होंने कुछ बनाया, उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाना चालू कर दिए। ये मिट्टी के बर्तन बने, और इसके साक्ष्य हमें कहाँ से मिलती है मिट्टी के बर्तन की? इसके साक्ष्य मिलते हैं हमें इलाहाबाद, यूपी से। इसके साक्ष्य मिलते हैं हमें इलाहाबाद, यूपी से। तो ये हो गया यहाँ तक। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, इसके प्रमुख स्थल। हेडिंग बना लीजिए आपको आप लोग, प्रमुख स्थल। पहला प्रमुख स्थल कौन-सा था? जलहाई। जलहाली, ये कहाँ पे था? ये जलहाली और एक और कर्नाटका में 2 हैं, जो कर्नाटका में है। संगाकुल, ये 2 संगाकुल, ये 2 कर्नाटका में स्थित हैं, और एक और था जो है कुच्चोई, कुच्चोई, कुच्चोई जो कि उड़ीसा में स्थित है। कुच्चोई, कुच्चाई, सॉरी कुच्चोई बोल रहा, कुच्चाई, जो कि ओडिशा में स्थित है। ये कुच्चोई ओडिशा में स्थित है। ये इसके प्रमुख स्थल थे। ये प्रश्न ना जो मैं इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ, इनको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है, और इस बार ये पूछे जा सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि है, क्या बोला था मैंने? पशुपालन नहीं, एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी। हुँ, हाँ, पशुपालन के साक्ष्य।
ये इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ से मिले? आदमगढ़ से। इसको इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। आते हैं थोड़ा और जानते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। मध्य पाषाण काल में ही शव दफनाने की प्रथा थी। मध्य पाषाण काल में शव दफनाए जाते थे। प्लस अब साक्ष्य कहाँ से मिले, कैसे किया था? साक्ष्य मिले हैं दमदम दमदमा हरियाणा से। यहाँ पे क्या मिला है? एक ही कब्र में कब्र में 3 समाधि। एक ही कब्र में 3 समाधि मिली है ना, दमदमा हरियाणा से। अब लखहालिया से, लेखैया से मिर्जापुर, वो वाला मिर्जापुर नहीं, जो मिर्जापुर सिटी में, ये उत्तर प्रदेश वाला मिर्जापुर है। तो यहाँ से क्या मिला है हमें? यहाँ से मिला 17 नर कंकाल। 17 नर 17 नर कंकाल, सॉरी, यहाँ से मिले हैं 17 नर कंकाल। ओके, अब आते हैं लग्नाजा, गुजरात। यहाँ से क्या मिला? गुजरात से हमें मिला है पशुओं की हड्डियों के साक्ष्य। पशुओं की हड्डियों के पशुओं की हड्डियों के साक्ष्य मिले हमें यहाँ से, है ना। अब महदाह से हमें क्या मिला? प्रतापगढ़। ये कहाँ पे है? महदाह प्रतापगढ़ यूपी में। अब यहाँ से हमें क्या मिला? यहाँ से हमें मिला युगल समाधि। युगल समाधि क्या होती है? जिसमें जोड़े को दफनाया जाता है, मतलब जोड़ा मेल और फीमेल दोनों को दफनाया जाता है। तो मेल प्लस फीमेल, इसको बोलते हैं युगल समाधि। और इसके साक्ष्य में कहाँ से मिले हैं? प्रतापगढ़ से मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट पिन कर लेना। इंपॉर्टेंट है सारे ही हैं, पर इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आते हैं आगे थोड़ा और जानते हैं। अब हम जानेंगे नव पाषाण काल के बारे में। तो नव पाषाण काल बात शुरू करते हैं। अब आते हैं अपने आखिरी, और आखिरी तो नहीं कह सकते, तीसरे पाषाण काल पे। तो तीसरा पाषाण काल कौन सा? हमारा नव पाषाण काल। तीसरा पाषाण काल कौन सा? नव पाषाण काल। अब नव पाषाण काल में क्या क्या चीजें हुई, उन्होंने किस किस चीज की खोज करी, तो चलिए शुरू करते हैं कैसे कैसे चीजों का विकास हुआ। तो नव पाषाण काल में कृषि का विकास होना शुरू किया, कि पहले तो पशुपालन हो चुका था, पर उस समय कृषि इतनी नहीं थी। इस समय कृषि का विकास अधिक हुआ, कृषि का विकास होना शुरू हो गया था। और कृषि के साक्ष्य में कहाँ से मिलते हैं? कृषि के साक्ष्य में मेहरगढ़, यू पाकिस्तान से मिलता है। अभी वर्तमान में ये पाकिस्तान में, पहले भारत में ही था, पर अब वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो मेहरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान से मिलते हैं। अब ये मेहरगढ़ की कहाँ स्थित है? तो ये बोलन नदी के किनारे पे स्थित है। ये नदी है, इसके किनारे पे स्थित है। अब ये पाकिस्तान के किस हिस्से में स्थित है? अब बलूचिस्तान। अब इसको क्या कहा जाता है? बलूचिस्तान की रोटी की कटोरी। ओके, अब ये पहला जो अनाज मिला वो कौन सा था? सबसे पहले अनाज के साथ कौन से अनाज के साथ मिला है? तो सबसे पहले अनाज के साथ जौ। ये जौ अनाज है जिसके सबसे पहले साक्ष्य मिले हैं। ओके, उसके बाद कोल्डी हवा से हमें क्या मिला है? कोल्डी हवा से हमें खेती के साक्ष्य मिले हैं, धान की खेती के साक्ष्य। धान की खेती के साक्ष्य हमें कोल्डी हवा से मिले। कोल्डी हवा कहाँ पे? यूपी में स्थित है। ओके, अब हमें आते हैं कि हमें सिल्फ, जो सिल्फ होता है ना, क्राफ्टिंग, इसका क्राफ्टिंग प्रयोग किया जाता है। इसके साक्ष्य में कहाँ से मिले? तो साक्ष्य तो खैर पता नहीं, पर साक्ष्य हमें मिले हैं। और इसका शिल्प का प्रयोग कहाँ किया जाता है? किस चीज में प्रयोग किया जाता है? शिल्प का प्रयोग जैसे मनके हो गया, आपने अभी जाओगे ना जब हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे हम, तो इसके अंदर मनकों का जिक्र आएगा, जिसमें मन के ऊपर अच्छी अच्छी डिजाइन बनाई जाती थी। तो शिल्प का प्रयोग इसी काल में हुआ है, नव पाषाण काल में शिल्प का प्रयोग होना शुरू हो गया था। तो ये शिल्प का प्रयोग हो गया। शिल्प का प्रयोग और मटकों वगैरह पे, ब्रेड भांड,
इन चीज़ों पे हुआ करता था। तो अब आते हैं और क्या हुआ, इस समय पूजा पाठ, लोग पूजा करने लगे, पूजा की और पूजा माता देवी की वगैरह की, ये हम आगे जाके उसमें पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता में पढ़ेंगे इसके बारे में हम। इस समय क्या क्या हुआ, पहिए का आविष्कार, ये इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़रूरी है, क्योंकि पहिए का आविष्कार अगर नहीं होता तो सोचो अगर ज़िंदगी अभी कैसी होती। अगर पहिए का आविष्कार ना होता तो सोचो ज़िंदगी कैसी होती। अभी हम जाते हैं, अभी हम एक जगह से दूसरे स्थान आराम से चले जाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, जैसे मान लो नॉर्मल 10 से 5 किलोमीटर लोग पैदल भी चले जाते हैं। अब तो ऐसी ज़माना आ गया कि लोग पैदल जाते ही नहीं है। 10 से 5 किलोमीटर भी बाइक से जाते हैं, साइकिल से जाते हैं ना। पहले क्या था, पहले अगर पहिया ना होता तो क्या नुकसान होते इसके, हम कहीं जा ना पाते, हमारा इतना विकास नहीं हो पाता। और अब पहिए की खोज कैसे करी होगी यार, पहिए की खोज करने का तरीका क्या था, ऐसे कहा जाता है कि ऐसा हो सकता था कि जैसे मान लो कोई एक होगा उत्साह आदमी जिसने पत्थर लिया ऊपर से, 3-4 पत्थर पड़े होंगे, तो एक पत्थर उसने उड़ाया, वो लुढ़का नहीं, पर एक और पत्थर उसने उड़ाया, गोल-गोल चला गया, चक्री की तरह गोल-गोल घूमते-घूमते नीचे, पहाड़ से नीचे गिराया, चला गया। उसने कहा ये पहाड़ से घूम रहा है गोल-गोल, और भी पत्थर यूज़ करे पर वो कोई गोल नहीं घूमा, सब लुढ़कते हुए दिशा बदल चले जा रहे थे। पर गोल क्या था, गोल को आप जैसे फेंकोगे वो वैसी दिशा में जाएगा, ज़्यादातर दूर तक, और अच्छे से उसका मोशन भी अच्छा होता है। तो उसने कहा यार इसको फेंक देता हूँ, तो फेंका तो वो सीधे चला गया नीचे, पहाड़ पे चलते-चलते चला गया। तब क्या हुआ कि इससे ऐसा लगा यार इसका तो प्रयोग कर सकते हैं। तो वहाँ से हमें अब बोला जाता है पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो हम कह सकते हैं कि पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। इसके साक्ष्य भी मिलते हैं हमें, ओके? और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसको आप सबसे इम्पोर्टेंट लगाएँगे, इसको एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया। इस काल से छोटा, इस काल को छोटा काल भी कहा जाता है। इस काल को पत्थरों का काल, छोटे पत्थरों का काल भी कहा जाता है, जिसे माइक्रोलिथो काल भी कहा जाता है और माइक्रो पत्थर भी कहा जाता है। माइक्रोलिथो पत्थर सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला पत्थर था ये, क्योंकि ये सबसे अधिक क्यों कैसे? क्योंकि इस पत्थर का प्रयोग लोग शिकार के लिए करते थे, घर में औजार और सामान-वामान बनाने के लिए करते थे और डिज़ाइन वगैरह बनाने के लिए करते थे। बहुत चीज़ों का उपयोग करते थे इस काल में। ये तब माइक्रो थी, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, ओके। ये आगे नवपाषाण काल। अब हम इसके थोड़े स्थलों के बारे में जानेंगे, कौन-कौन से इसके स्थल थे। आइए, आप जानते हैं थोड़ा नवपाषाण कालीन स्थलों के बारे में। नवपाषाण कालीन स्थल कौन-कौन से थे? तो अब नवपाषाण कालीन स्थलों के बारे में जानते हैं। तो नवपाषाण कालीन स्थल के थोड़ा उसके बारे में पहले, उससे पहले एक चीज़ और जान लेते हैं। ये लोग स्थायी आवास शुरू किया, इन लोगों ने स्थायी आवास शुरू किया। पहले क्या था, पहले ये घूमते थे, मतलब घूमते खानाबदोश घूमते, क्योंकि एक स्थान ये लोग रुकते नहीं थे। पहले एक स्थान से दूसरे स्थान इधर से उधर जाते रहते, पर अब ये लोग इधर से ना इधर जाके सीधे एक स्थान पर रुककर खेती करना शुरू कर दिया। जैसे इन्होंने कृषि करना शुरू किया था, तो ये लोग अब एक स्थान पर रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि कृषि मैक्सिमम 3 से 4 महीने, 4 से 5 महीने ऐसे होती है, तो अभी कृषि के लिए इन्हें एक स्थान पर रुकना ही पड़ेगा, तो इसलिए इन्होंने स्थायी आवास शुरू किया, ओके। अब आते हैं प्रमुख स्थलों के बारे में। प्रमुख स्थल कौन-कौन से थे? पिक्का हिल, पिक हिलरा, हेलूरा, पिक हिलरा, हेलूरा, ये कहाँ पे है? ये है कर्नाटका में, ओके। उतनूर, उतनूर, उतनूर ये कहाँ पर है? तेलंगाना में। ये सब आपको स्थल याद रखने कहाँ पे है, कब, नवपाषाण काल में कौन से स्थल कहाँ पर है बस। चिराद, चिराद कहाँ पर है? बिहार में, ओके। गुफा कराल, कहाँ पे हम थे? सॉरी वो कॉल आ गया था इसलिए डिस्टर्ब हो गया। कहाँ पर हम थे? चिरंदपुर, ये कहाँ पर है? ये बिहार में है, ओके। अब गुफा कराल, गुफा कराल और बुर्ज होम, बुर्ज होम, ये दोनों कहाँ पर? ये जम्मू कश्मीर में। यहाँ पर क्या मिला? मानव के साथ कुत्ते का शव, मतलब मानव और कुत्ते दोनों को एक साथ दफनाया गया है, तो यहाँ पे मानव का शव और कुत्ते का शव के साक्ष्य मिले हैं, ओके। होम ओजिला हेडिंग, होम हाउ ओजिली हेडिंग, हाउ ओजिली हेडिंग कहाँ से है? ये मिला है आसाम से। कौन से राज्य में? आसाम में स्थित है। यहाँ से क्या मिला है?
ये मिला जेडराइट पत्थर, यहाँ से हमें जेडराइट पत्थर मिला। ओके, हथनौर से हमें क्या मिला? हथनौर कहाँ पर है पहले तो बताओ। हथनौर है एमपी में। एमपी से हमें क्या मिला? मानव खोपड़ी के साक्ष्य। ओके, हथनौर से हमें मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। अब हम एक कार्ड के बारे में और पढ़ेंगे जो है, अभी हम बताते हैं इसके बारे में। जय हिंद दोस्तों, आते हैं अब ताम्रपाषाण काल पे। ताम्रपाषाण काल क्या था, कैसे था, तो जानते थोड़ा ताम्रपाषाण काल के बारे में। ताम्रपाषाण काल वह काल है जो नवपाषाण काल तथा हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के बीच का काल है। इसे ताम्रपाषाण काल कहते हैं। अब इस काल में क्या क्या हुआ, कौन कौन सी संस्कृति थी, कौन सा पहले क्या क्या चीज हुई, तो चलिए जानते हैं। तो ताम्रपाषाण काल कौन सा काल है? ये नवपाषाण काल का के बाद का समय है। नवपाषाण काल के बाद का समय है। ओके, अब दूसरा, ताम्रपाषाण काल की खोज। खोज मतलब तांबे की खोज कब हुई? मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु तांबा थी, मतलब जो उपयोग में लाई गई पहली धातु तांबा थी। अब आते हैं दूसरा, पहली धातु तांबा। दूसरी, ये कांस्य कौन थी? ये कांस्य पहली मिश्र धातु। कांस्य थी पहली मिश्र धातु। अगर पूछा जाए कि पहली मानव द्वारा प्रयुक्त की गई धातु तो कहेंगे कि तांबा। अगर पूछा जाए कि पहली मानव द्वारा प्रयुक्त की गई मिश्रित धातु तो कहेंगे हम कांसा, जिसे ब्रॉन्ज भी बोलते हैं। जैसे आप देखते हैं ना ब्रॉन्ज मेडल मिलता है, तो वो यही कांसा है। और ये बनता कैसे? 3+ तांबे से मिक्स होकर बनता है, कांसे का निर्माण होता है। आते हैं अब सबसे बाद में जो खोजी गई वो धातु कौन सी है? लोहा। लोहे के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? अंतरजी खेड़ा, एटा, उत्तर प्रदेश से। अंतरजी खेड़ा, एटा, उत्तर प्रदेश। आइए अब जानते कुछ प्रमुख संस्कृतियों के बारे में, जो संस्कृतियां हम जो ज्यादातर प्रश्नों उत्तर पेपरों में पूछे जा रहे हैं कि प्रमुख संस्कृतियां कौन कौन सी रही हैं जो कि ताम्रपाषाण काल की हैं, उस समय की संस्कृतियां। तो जानते हैं पहले गणेश्वर संस्कृति, ये कहाँ थी? राजस्थान। दूसरा, आहार आहार संस्कृति, ये कहाँ थी? राजस्थान। तीसरा, वाल थल, ये कहाँ थी? राजस्थान। चौथा, काय था काय था, ये संस्कृति कहाँ पे थी? ये थी एमपी में, काय था। अब जोवा, ये संस्कृति कहाँ थी? ये थी एमएच, महाराष्ट्र। नपटोली, नपटोली ये कहाँ पे थी? ये थी एमपी में। अब आते हैं तरहिड़, तरहिड़ ये कहाँ पे थी? ये थी बिहार। ये कुछ संस्कृतियां हैं जो कि मोस्टली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अभी एसएससी दिल्ली पुलिस 2020 हुआ था, उसमें भी ऐसे कुछ प्रश्न पूछे गए थे। शायद मुझे कंफर्म याद नहीं, फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न था, जिसमें पूछा गया था कि गणेश संस्कृति कहाँ किस राज्य की है। तो प्रश्न पूछा गया था किस राज्य की, कुछ बच्चों ने आंसर दे दिया था, कुछ ने नहीं दिया, क्योंकि ये नया प्रश्न था उस समय का। तो अभी हो सकता है कि इस बार भी ये प्रश्न पूछा जाए। तो चलिए, जय हिंद। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें आप बताइए कि वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो हमें कमेंट में जरूर बताइए।